Assalamualaikum my good friends, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान 145। गलती से सियानोंग बोल रही थी। सो गाइस, बात ऐसे है कि सियानोंग एंड वांगशान रिकॉर्ड करते 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 नाम मतलब गंडगोल हो रहा है मेरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, गंडगोल का मतलब गड़बड़ होती है। सो गाइस, उस पार्ट में जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ भूल जाओ। अब एक नई पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम जियाओ को देखते हैं। उसको भी तो दिखाना पड़ेगा, बेचारी, उसे अब निकाल दिया गया था। बेचारी थकी हरी चलते हुए गूसू मतलब जो गूसू का पूरा एरिया है वहाँ से बाहर आती है। वो बहुत थक चुकी थी, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो जस्ट लैंडलिंग जिन जो कि एरिया है, उनकी जो कबीला का जो एरिया है, वहाँ पर जब कदम रखती हैं तो वहाँ पर एक बाज़ार था। वो कुछ मेला टाइप का था। ठीक है, तो वहीं से वो गुज़र रही थी। और वो दरअसल यंग में लोटस फेयर और लैंडलिंग का जो जिन कबीला है वो बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, सो वो जब वहाँ से आ रही थी तब अचानक उसकी मॉम के साथ उसकी मुलाकात हो गई। उसकी मॉम ने कहा, जियाओ, तुम ऐसी हालत में यहाँ पर, तुम इतने बिखरे बिखरे से क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? जियाओ पूरा हाँफ रही थी। मैडम वी ने उसे पानी पिलाया। वो लोग बैठ गए। जियाओ ने कहा, मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ चलते चलते। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने थके हरे क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? जियाओ ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ अपनी मॉम के साथ शेयर किया। उसकी मॉम ने कहा, क्या उसे पता लग गया है कि वहाँ पर तुम नहीं बल्कि वींग था? इसका मतलब अब लानवांग जी सब कुछ जान चुका है। अब क्या होगा? जियाओ ने कहा, मॉम, वांग जी ने मुझे कबीले से बाहर निकाल दिया है और अगर उसने दोबारा मुझे देखा तो उसने कहा कि वह मेरा जान नहीं लेगा। मैडम वी ने कहा, अब क्या होगा? अब तो तुम्हारा रानी बनने का सपना चला गया ना। जियाओ ने कहा, अब चिंता मत कीजिए, वेंचाओ है ना। मैडम वी ने कहा, वेंचाओ? क्या तुम वैन डोहान की बेटा वेंचाओ के बारे में बात कर रहे हो? जियाओ ने कहा, हाँ। पता है मॉम, हम दोनों कई दिनों से साथ हैं और हमने अंडे भी दिए हैं। मैडम वी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने जियाओ की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने उसके साथ अंडे भी दे दिया और मुझे बताया भी नहीं? ये सुनकर जियाओ ने काफ़ी दुखी होते हुए कहा, मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उसने कहा है कि हम लोग शादी भी बहुत जल्द कर लेंगे। वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं ड्रैगन सम्राट की रानी नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं, वैम्पायर सम्राट की रानी तो ज़रूर बनूंगा, वेंचाओ की। ये सुनकर मैडम वी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती हैं। उसने कहा, छोड़ो भी, वांग जी ना सही, बट कोई तो है जो तुम्हें अपनाएगा। तुम कम से कम महल में तो रहोगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जियाओ ने कहा, मेरे साथ? लेकिन क्यों? मैडम वी ने अपनी दुखड़ा सुनाया। उसने कहा, तुम्हारे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। जियाओ ने कहा, ये सब इस वींग की वजह से हुआ, बट मुझे अब पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं उस वींग को नहीं छोड़ूंगा। उसने सब कुछ मेरे से छीन लिया है। मैडम वींग ने कहा, पहले अपने आप को संभालो, चलो उठो यहाँ से। वो उसे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वींग को देखते हैं, जो कि भुक्कर की तरह दिन भर खाए जा रहा था। वींग बस वांग जी को ऑर्डर कर रहा था, वो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। अब वींग ने उसे कहा, मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मछली खाने का मन कर रहा है अब तुम्हें? हमारे कबीले में नॉनवेज अलाउ नहीं है वींग। वींग ने कहा, तुम शर्त भूल गई? राजकुमार लान, शायद आप भूल रहे हो कि आपने मुझे क्या कहा था कि आप मेरी हर एक बात को मानोगे और मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ पर रहूँगा। वांग जी ने कहा, तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वींग ने कहा, मुझे मछली खानी है, मछली खानी है, मछली खानी है, और अगर आप मुझे मछली नहीं खिलाओगे तो मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तो मैं ही कहकर मुझे हर वक्त से ब्लैकमेल क्यों करते रहते हो? ठीक है, मैं मछली लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वो मछली पकड़ने जाता है, पकड़ नहीं पा रहा, उल्टा वो फिसल के गिर गया। उसकी कमर पर चोट आ गई। वांग जी ने कहा, ये मछली है या फिर कुछ और? बहुत मुश्किल से उसने एक हाफ केजी का मछली पकड़ा, बस छोटा सा था। वींग ने कहा, मेरे लिए इसे रोस्ट बनाकर लेकर आओ। वांग जी ने कहा, ठीक है।
विंग वांग जी को बस देख रहा था। वो एप्पल खाते हुए वांग जी को घूर रहा था। वांग जी अपनी मछली को साफ कर रहा था। वो बहुत सावधान से कर रहा था ताकि वो उसे कोई देख ना ले, लेकिन एक डिसिपल ने उसे देख लिया। जब वांग जी से किचन में लेकर आया तब मेड्स पूरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि नॉनवेज कभी भी इस किचन में आया ही नहीं। आज पहली बार था जब नॉनवेज किचन में आया था। जब विंग मछली को खा रहे थे तब एक डिसिपल वांग जी के पास आ गया। वांग जी उस वक्त विंग के पैरों की मालिश कर रहा था। डिसिपल ने कहा, राजकुमार लान, आपको लान कोरैन ने बुलाया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे पता था कि वो मुझे बुलाएंगे, मैं आ रहा हूँ। वांग जी घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, मैं कोड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लान कोरैन ने कहा, जबकि तुम्हें पता है कि हमारे कबीले में नॉनवेज अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम नॉनवेज लेकर आए। वांग जी आंखें बंद करते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, मुझे मारिए, ये सब विंग की गलती नहीं है। लान कोरैन ने कहा, 10 कोड़े मारो। वांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। उसे 10 कोड़े मारे गए। वांग जी की पीठ पर बहुत दर्द हो रही थी। वो फिर भी विंग के लिए डिनर बनाने के लिए चला गया। विंग बस फरमान कर रहा था, मुझे ये खानी है, मुझे भूख खानी है, मुझे भूख लगी है। आधी रात को जब वांग जी सो रहा था तब विंग उठ जाता है। वो बेड पर था और बेड भी उसने वांग जी से वही कहकर मांगी है, अगर तुम बेड नहीं दोगे तो फिर मैं ये कबीला छोड़कर चला जाऊंगा। जब रात को वांग जी सोने के लिए आया तब उसने देखा कि विंग पहले से उसके बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। वांग जी से कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग ने उसकी तरफ एक तकिया फेंक दिया। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, जाओ जाकर नीचे फ्लोर पर सो जाओ। वांग जी ने कहा, क्या हम लोग साथ में नहीं सोएंगे? विंग ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुम्हारी वजह से बेबी को हार्ट हो गया तो जाओ जाकर नीचे सो जाओ, समझी? और हाँ, मैं ऊपर ही सोऊंगा और अगर तुमने ज़िद किया ना तो मैं कबीला छोड़कर चला जाऊंगा इतनी रात को। वांग जी ने कहा, ब्लैकमेल करना बंद करो, तुम सो सकते हो। वांग जी आधी रात को उठ चुका था। उसने कहा, क्या हुआ है विंग? मैं सो रहा था ना। विंग ने कहा, मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, आधी रात को भूख लगी है? अभी तो तुमने पनीर टिक्का, पनीर, उसके बाद पालक पनीर, मटर पनीर और फिर स्पाइसी नूडल्स, लोटस सूप और कुछ चावल, उसके बाद चावल, राइस केक, इतना सब खाया। फ्राइड वेजिटेबल्स, सलाद, वेजिटेबल सूप, इतना कुछ पिया, खाया, दूध पिया और फिर तुम्हें भूख लगी है आधी रात को? विंग ने कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ पकोड़े, थोड़े से चाय और मिठाई लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ने कहा, इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बनाने जाऊंगा? विंग ने कहा, तुम मेरे लिए पकोड़े नहीं बनाओगे? वांग जी ने कहा, बाबा हाँ बनाऊंगा, मत रो प्लीज़, जब तुम रोते हो तब मुझे रोना आ जाता है। ये बोलकर वांग जी खड़ा हो गया और फिर वो चला गया। वांग जी उसका बहुत ख्याल रख रहा था। वो विंग की एक एक बातों को फॉलो कर रहा था। उसके बदले उसे फिर से 10 कोड़े खाने पड़े जब वो विंग के लिए चिकन लेकर आया। विंग चिकन मज़े से खा रहा था, लेकिन 10 कोड़े वांग जी को पड़े। अब लान कोरैन ने उसे थ्रेट दिया कि ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है और अगर दोबारा तुमने नॉनवेज लाने की कोशिश किया ना तो मैं तुम्हें इस बार 100 कोड़े मारूंगा, समझे? वांग जी ने कहा, ठीक है अंकल, मुझे पता है कि इस बार 100 कोड़े मैं खाकर रहूँगा, क्योंकि विंग फिर से नॉनवेज खाने का ज़िद करेगा। वह विंग के लिए छुपकर अंडा भी लेकर आता है और विंग को अंडा खिलाता है। बट वांग जी इस बार पकड़ा नहीं गया। उसके लिए फ्रूट सैलड, बहुत कुछ। इधर हम जियाओ को देखते हैं जो कि वेंचाओ से मिलने के लिए आया था। उसके पास एक बॉल था। उसने कहा, ये मेरी ऊर्जा है, तुमने अचानक स्कॉल भेजा और ऊर्जा के बारे में बात किया। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, तुम अचानक से अपने घर से दूर बाज़ार में क्यों रह रहे हो? जियाओ ने सब कुछ बता दिया। वेंचाओ ने कहा, क्या उसको शक हो गया तुम्हारे ऊपर? ओह नो, अब क्या होगा? जियाओ ने कहा, अब क्या होगा मतलब? उसने मुझे अपने कबीले से बाहर निकाल दिया है। वो लोग बाहर के चोटी में खड़े थे, उनके पास अंडे भी थे। इधर जियाओ ने कहा, ये मेरी आत्मिक ऊर्जा तुमने क्यों मांगा? वेंचाओ ने उसे देते हुए कहा, बच्चों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी वो लोग बर्थ लेने वाले हैं। ये बोलकर उसने वो सारी ऊर्जा अंडों में दे दिया। जियाओ ने कहा, ये तुमने क्या किया? मैं ऊपर से कमज़ोर हूँ और अगर तुमने बच्चों को ये ऊर्जा दे दिया तो मैं और कमज़ोर हो जाऊँगा। वेंचाओ ने कहा, ये हमारे तो बच्चे हैं और ये लोग कितने कमज़ोर हैं,
देखो वांगजी के साथ लड़ाई करनी है तो मेरे बच्चों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जियाओ ने कहा, लेकिन वैनचाओ, हम शादी कब करने वाले हैं? वैनचाओ की मुस्कुराहट बहुत अजीब सी थी। जियाओ ने कहा, अगर तुमने शादी नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा, समझे? वैनचाओ ने कहा, अगर शादी नहीं किया तो तुम क्या करोगे? जियाओ ने कहा, मैं तुम्हारे फादर के सामने जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा कि तुमने इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे शादी करने के लिए इनकार कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मैंने वांगजी को धोखा भी दिया। वैनचाओ ने कहा, किसने कहा धोखा देने के लिए? मैंने कहा था। ये सब तुमने क्या है जियाओ, तुम्हारी गलती है। और हाँ, प्यार में सब लोग अंधे होते हैं, लेकिन तुम तो पूरी तरीके से अंधे हो। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी बॉडी से प्यार था, और जो कि मेरी हवस मिट चुकी है। अब मैं यूज़ किया हुआ माल को वापस क्यों अपने पास रखूं? जियाओ ने कहा, घटिया इंसान कहीं के। उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वैनचाओ ने उसके हाथ को चुराते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, तुमने बहुत इंसल्ट कर लिया। उसने जियाओ ने कहा, अच्छा मैंने इंसल्ट किया? तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करूँगा? वैनचाओ, मैंने तुमने दिल से प्यार किया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लान वांगजी की आत्मिक ऊर्जा तक खींचा। मैं सब कुछ जाकर लान वांगजी से कह दूँगा, सारी सच्चाई बोल दूँगा कि तुमने क्या किया है। वैनचाओ ने कहा, उसके लिए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा ना? जियाओ ने कहा, कि क्या मतलब है तुम्हारा? वैनचाओ ने कहा, पहले ज़िंदा हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताने के लिए दूंगा। ये बोलकर उसने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया। जियाओ पहाड़ से नीचे गिर गई। सीन शिफ्ट होता है। इधर जो विंग था वो वांगजी को बस एक के बाद एक ऑर्डर किए जा रहा था। उसने वांगजी से कहा, मुझे स्वीट एम्परर स्माइल चाहिए। ये सुनकर वांगजी ने कहा, देखो तुमने जो कुछ भी ऑर्डर किया मैंने सब कुछ माना, और तुम्हारे लिए कोड़े भी खाए। अब तो मान जाओ। देखो अगर अंकल को पता चला कि मैंने तुम्हारी हेल्प किया है, वो भी तुम्हें इतने सब चीज़ें खिलाया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। देखो मेरी बात सुनो विंग, नॉन वेज तक ठीक है, लेकिन एम्परर स्माइल अगर मैं ये लेकर आया तो शायद वो मुझे मार डालेंगे। विंग ने कहा, क्या तुम मेरे लिए नहीं लेकर आओगे? तुमने प्रॉमिस किया था। वांगजी ने कहा, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे पता है, लेकिन विंग मेरी बात को समझो। अगर मैं वो लेकर आया तो अंकल गुस्सा हो जाएंगे। विंग ने कहा, कौन गुस्सा होगा, कौन क्या होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस एम्परर स्माइल चाहिए, इसका मतलब चाहिए, समझे? और तुम उसे लेकर आओगे। वांगजी ने कहा, क्या? सीन कट होता है। इधर हम वैनचाओ को देखते हैं जो कि एक बॉल को अंडों की तरफ दे रहा था, और वो ऊर्जा वो अंडे खींच लेते हैं। वो अंडे अब फटने वाले थे। वैनचाओ ने कहा, कुछ दिन बाद ये अंडे फट जाएंगे, लेकिन मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। ये बोलकर उसने अंडों को खुद से ही फटा लिया, और फिर वो अंडों को जोड़ता है, और जोड़ने के बाद वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, जो वैनचाओ था उनकी गर्दन पकड़ लेता है और उन सबको मारकर उनकी आत्मिक ऊर्जा अपने अंदर खींच लेता है। उसने कहा, अरे वाह वाह, सारी की सारी शक्तियाँ अब मेरी हैं, सारी की सारी शक्तियाँ अब मेरी हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैनचाओ अपनी दाहिने हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ में आग जलता है, और बाईं हाथ की तरफ देखता है तो तलवार आ जाता है। उसने कहा, ये काफ़ी है लान से फाइट करने के लिए। ला वांगजी, अब तुमने बहुत कर लिया है। इस दुनिया पर राज सिर्फ़ और सिर्फ मैं करूँगा। तुम्हें राज करने के लिए मैं नहीं दूँगा। मैं तुम्हें अकेला ही मारूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं रहोगे तो राजगद्दी मेरी भी। ये बोलकर वो उस तलवार को लेकर निकल गया। सीन कट होता है। वांगजी छुप कर कबीले के अंदर आ रहा था। लान कुरैन ने कहा, वांगजी सीधा हो गया। लान कुरैन ने कहा, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? वांगजी अपने रूप्स के अंदर एम्परर स्माइल को छिपाते हुए कहा, अब वो मैं ज़रा बाहर गया था अंकल। लान कुरैन ने कहा, हाँ बाहर गए थे, तो हमारे कबीले में तो ऐसा नहीं है ना कि अगर कोई बाहर जाएगा तो ऐसे चल कर आएगा। वांगजी ने कहा, नहीं। लान कुरैन ने कहा, तुम लड़कियों की तरह मटक कर क्यों चल रहे हो? वांगजी खड़ा होते हुए कहा, अब वो दरअसल मैं पूरा दिन इतना काम कर रहा हूँ, इतना विंग का ख्याल रख रहा हूँ, अब मेरी कमर पर दर्द होने लगी है, इसीलिए मैं कमर को पकड़ के चल रहा हूँ, ताकि मटक कर ताकि थोड़ा दर्द कम हो जाए। लान कुरैन ने कहा, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मेरे पास आओ, मेरे पास एक अच्छा सा मरहम है,
मैं तुम्हें उसे दे देता हूँ, वांग जी ने कहा। अब अभी? लान कुरैन ने कहा। क्यों? अभी तो सोने का वक्त है ना, अगर तुम अभी मरहम लगा लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वांग जी ने कहा, अगर अंकल को पता चल गया कि मेरे पास एम्परर स्माइल है तो इसी वक्त वो मुझे कबीले से बाहर निकाल देंगे। लान कुरैन ने कहा, वांग जी क्या हुआ है, क्या तुम मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हो? वांग जी ने कहा, अंकल अब बात ऐसी है कि अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है। अब देखिए 9 बजने वाले हैं तो 9 बजे से पहले ही मुझे अब सोना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 बजे उठना भी है और इतना सारा काम भी है, तो मैं कल लगा लूँगा, ठीक है। लान कुरैन ने कहा, क्या तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है, तुम कल लगाओगे? वांग जी ने कहा, अभी दर्द थोड़ा कम हो गया, अभी मैं बिल्कुल चल पा रहा हूँ। वांग जी ने एक्टिंग दिखाते हुए कहा, ये देखिए लेफ़्ट राइट 1 2 3 मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से भाग जाता है। लान कुरैन ने अपने आँख को ब्लिंक करते हुए कहा, अभी अभी इसने कहा कि इसकी कमर पर दर्द हो रहा है और बहुत मुश्किल से चल रहा था और इतनी ज़ोर से कैसे चला गया। सीन कट होता है। इधर हम नेक्स्ट सीन में जियाओ को देखते हैं। धीरे धीरे उसकी आँख खुलती है। ऊपर चांद गोल सा दिखाई दे रहा था। वो एक पेड़ की टहनी में अटक गई थी, जिसके कारण उसकी जान शायद बच गई है, लेकिन इस पेड़ से वो नीचे कैसे आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सिर पर बहुत दर्द हो रहे थे। वो बहुत मुश्किल से उठता है। कुछ समझने से पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ को पकड़ लेता है। उसने कहा, उफ़ गॉड, अगर मुझे एक बार ज़िंदगी वापस मिल गई तो मैं उस वैन चाओ को मारकर दम लूँगा। ये बोलकर वो बहुत मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरता है। सब कुछ समझने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। अब उसको समझ में आता है कि वैन चाओ ने उसे वहाँ से फेंक दिया था, जहाँ पर आकर वो इस पेड़ में अटक गई थी, जिसके कारण उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे बहुत खरोच आई थी। वो बहुत प्यासा और बहुत भूखा था। वो बस चलकर आ रहा था। इधर जब वो चलकर आ रहा था तब अचानक से कुछ भेड़िए उसके सामने आ गए। जो लोग उसे देखकर अपनी जीभ को बाहर निकाल कर खड़े थे और उनकी जीभ से लात टपक रहे थे, जैसे कि वो अभी अभी जियाओ को फाड़ कर खा जाएगी। जियाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कहा, हो नो, अब क्या होगा? जियाओ ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। ये बोलकर जियाओ वहाँ से भागने लगता है। अचानक जियाओ के साथ किसी की टक्कर हो जाती है और वो अपने घोड़े में था। घोड़े से जस्ट वो नीचे आकर चलकर आ रहा था। जब जियाओ के साथ उसकी टक्कर हो जाती है तब वो लड़का उसे पकड़ते हुए कहा, आप ठीक तो हो? तभी उसने देखा कि जियाओ के पीछे कुछ भेड़िए हैं जो कि उसे पकड़ते हुए यहाँ पर आ रहे थे। उसने उन भेड़िए को देखकर अपनी आँख दिखाया। वो भेड़िया घबराते हुए नीचे झुक गई। फिर जियाओ ने कहा, आप कौन हो? फिर उसने कहा, मैं इन भेड़ियों का सरदार हूँ, मेरा नाम निये मिंजू है। तभी ये सुनकर उसने कहा, निये मिंजू, भेड़ियों का सरदार, जो कि हाल ही में भेड़ियों का सरदार बना है? निये मिंजू ने कहा, हाँ, मैं हाल ही में भेड़ियों का सरदार बना हूँ और मैं चट्टान को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। ये सुनकर जियाओ ने कहा, मुझे बचा लीजिए और ये भेड़िए। तभी निये मिंजू ने कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन ये भेड़िए। तभी उसने इशारा किया और फिर वो भेड़िए वहाँ से चली गई। निये मिंजू जियाओ को अपने साथ ले गई अपनी कबीले में। वहाँ पर जब नी हुएसांग उससे मिलता है, उसने कहा, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर जियाओ ने कहा, मेरा नाम जियाओ है, मैं वींग का सौतेली बहन हूँ। ये सुनकर नी हुएसांग ने कहा, अच्छा, तुम वही हो ना जो वींग का बहन है? हाँ? जियाओ ने कहा, हाँ। जियाओ बस चुपचाप खड़ी थी। निये मिंजू ने कहा, चलो कुछ खाना खा लो। सीन कट होता है। इधर विंग बस एप्पल खाते हुए चांद को देख रहा था। जब वांग जी रूम में आता है और दरवाजे को बंद करता है तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो खड़ा होते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए लेकर आए हो एम्परर स्माइल? उसने कहा, हाँ मैं लेकर आया हूँ। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने खुश होकर कहा, मुझे जल्दी दो। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम अगर ये सब पियोगे और फिर बेबी को कुछ हो गया तो? विंग ने कहा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये स्वीट है, स्वीट एम्परर लाए हो ना तुम।
वांग जी ने कहा, हाँ ये स्वीट एम्परर है। विंग ने ऐसा लेते हुए कहा, ठीक है मैं इसे पी कर देखता हूँ। वो थोड़ा सा पीता है, उसने कहा ये तो स्वीट एम्परर है। वो स्वीट एम्परर पीता है। वांग जी ने कहा, अगर अंकल को पता लगा ना तो वो मुझे मार डालेंगे, समझे। तभी लान कोरैन अंदर आते हुए कहा, अंकल को पता नहीं बल्कि अंकल को पता चल गया है, समझे। लान कोरैन को देखकर वांग जी ने कहा, क्या? लान कोरैन ने कहा, वांग जी तुम इस कबीले के राजकुमार होकर इस कबीले के रूल को ब्रेक कर रहे हो। तुमने विंग के लिए एम्परर स्माइल के जार लेकर आए, इस रूल को ब्रेक कर कर। तुम्हें पता है ना हमारे कबीले में ये वाइन अलाउ नहीं है। विंग ने कहा, ये स्वीट है। उसने छुपाते हुए कहा, वो तो पानी लेकर आया था, है ना। लान कोरैन ने कहा, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन लिया है, समझे। विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, ओह नो। फिर लान कोरैन ने कहा, विंग तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त तुम्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। विंग अंकल कोरैन से माफ़ी मांगता है। तभी उन्होंने वांग जी को देखते हुए कहा, विंग ना समझे, मुझे पता है कि विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो अभी छोटा है, लेकिन वांग जी तुम तो इस कबीले से बचपन से वाकिफ़ हो कि यहाँ पर 3000 रूल्स में से एक रूल है जहाँ पर हम वाइन नहीं पी सकते हैं और ना ही इसे अंदर लेकर आ सकते हैं, तो तुमने इसे कैसे ब्रेक किया। वांग जी ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, समझी, और विंग तुम्हें भी। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं अंकल, आप विंग से कुछ मत कहना, ये सब विंग की गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा, वांग जी मेरे लिए माफ़ी मांग रहा है। लान कोरैन ने कहा, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, समझे, कल सुबह। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह नो, अंकल कोड़े मारेंगे। उसने विंग को देखते हुए कहा, अपने माइंड में, विंग प्रेग्नेंट है और विंग बहुत नाजुक है, वो कोड़े को सहन नहीं कर सकता। अंकल कोरैन चला गया। वांग जी उनके पीछे पीछे चला गया। आधा घंटा बीत गया, अभी तक वांग जी वापस नहीं आया। विंग बस यही सोच रहा था कि शायद अंकल कोरैन बहुत गुस्से में होंगे। तभी एक लड़की आते हुए कहा, राजकुमार विंग, राजकुमार विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ है। उस लड़की ने कहा, राजकुमार लान वहाँ पर घुटना टेक कर बैठे हुए हैं। तभी विंग ने उससे कहा, लेकिन वो वहाँ पर घुटना टेक कर क्यों बैठा हुआ है। उस लड़की ने कहा, मैंने सुना है कि राजकुमार लान को पनिशमेंट मिली है क्योंकि वो यहाँ पर एम्परर स्माइल के जार लेकर आया था और कुछ पनिशमेंट की वजह से वो वहाँ पर घुटना टेक कर बैठे हुए हैं। बाहर बहुत बादल छा गए हैं और अंधेरा भी हो चुका है, चांद भी छुप चुका है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और तूफ़ान भी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या, और वो वहाँ पर इस हालत में बैठा रहेगा क्या, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ गया। वहाँ पर कुछ डिसिपल्स भी खड़े हुए थे। लान कोरैन का दरवाज़ा बंद था और वांग जी एक लोहे की रॉड को लेकर बैठा हुआ था अपने हाथ में। वांग जी की आंखें बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई थी। एक शांत इंसान बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, लानजान तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, आराम करो, समझे। डिसिपल्स ने कहा, राजकुमार लान आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है, आप आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हो। विंग ने कहा, क्या आधे घंटे से बैठे हुए हो। विंग ने कहा, मुझसे गलती हो गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें एम्परर स्माइल के जार लाने के लिए नहीं बोलता तो फिर सब कुछ भी नहीं होता। वांग जी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो आगे की तरफ देखने लगता है। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, बारिश आने वाली है, लगता है अंकल अभी नहीं मानेंगे और अगर बारिश हो गई तो वांग जी भीग जाएगा। विंग बस यही सोच रहा था। तभी एक डिसिपल ने कहा, बेचारा लाम वांग जी, वो विंग से कितना प्यार करता है ना, राजकुमार विंग कितने नसीब वाले हैं। दूसरे लड़की ने कहा, हाँ सही कहा, काश मुझे भी राजकुमार लान की तरह एक हस्बैंड मिले, देखना कितने अच्छे से। बस उन्होंने कह दिया कि विंग की सारी पनिशमेंट आप मुझे दे दीजिए, लेकिन लान कोरैन नहीं मान रहा है, इसीलिए वांग जी वहाँ पर घुटना टेक कर बैठा हुआ है। अब विंग को समझ में आया कि वांग जी वहाँ पर क्यों घुटना टेक कर बैठा हुआ है। विंग ने कहा, क्या मुझे पनिशमेंट से बचाने के लिए, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले और सारी पनिशमेंट उसको मिल जाए, इसलिए वो घुटना टेक कर बैठा हुआ है। इधर विंग ने कहा, हो नो। तभी बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है, साथ में बहुत तेज़ तूफ़ान भी। विंग एक मोटा सा रोप लेकर आता है। उसने कहा,
लानजान, उसने वांग जी को उस रोब से कवर किया। उसने कहा, उठो, बारिश हो रही है, चलो यहाँ से, तुम भीग जाओगे, तुम्हें ज़ुकाम हो जाएगी। तुम्हें किसने कहा मेरे लिए यहाँ पर बैठने के लिए? अंकल अगर पनिशमेंट देंगे तो मुझे वो पनिशमेंट कबूल है, और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, विंग जाओ यहाँ से, अंकल इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, और ये बारिश भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो लानजान, ये बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, कितना ठंड लग रहा है, चलो यहाँ से। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं अंकल को जब तक नहीं मनाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, समझे। विंग ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ लानजान। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुमको समझ में नहीं आता। विंग बहुत मनाता है लेकिन वांग जी नहीं मान रहा था। वांग जी ने कहा, अंकल को मैं मना कर रहूँगा, समझे। विंग ने कहा, मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, ज़रूरत है विंग, तुम मेरी वाइफ हो और ये मेरा जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना। तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे ये देखना। ऊपर से तुम मेरे अंडे को कैरी कर रहे हो, अगर तुम्हें चोट लग गई तो बेबी का क्या होगा बताओ। तुम दोनों का ध्यान रखना, ये मेरा काम है, समझे। विंग उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना तंग किया लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेना चाहते हो। वांग जी, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने वाले हो? कि तुम्हारे पास एक मौका था मुझे पनिश करने के लिए, बट तुम चाहते हो कि मैं सेफ़ रहूं और सज़ा तुम्हें मिल जाए। वांग जी उसे देखते हुए कहा, विंग जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, मैं अंकल से बात कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तभी अचानक से तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, बिजली गिरती है और मौसम बिगड़ने लगता है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वह घुटना टेक कर बैठ जाता है। उसने कहा, अगर तुम सज़ा के लिए भुगतान करना चाहते हो तो मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने गलती किया है। गलती सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैंने कहा था एम्पर स्माइल की जान लाने के लिए। वांग जी, तुम क्यों चाहते हो? वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से, बारिश में तुम भीग रहे हो, ठंड लग जाएगी, अगर ज़ुकाम हो गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, समझे। लान कोरैन अपनी खिड़की से सब कुछ देख रहा था और उसने छोटे से स्माइल करते हुए कहा, लगता है इन दोनों के बीच बॉन्डिंग तैयार हो रही है। दरवाजे को खोलते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? विंग ने कहा, अंकल हमें माफ़ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे फोर्स किया। लान कोरैन ने कहा, अभी जाओ यहाँ से, जो कुछ भी होगा कल होगा। वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज़ अब विंग को कुछ मत करना, सारी गलती मेरी है, मुझे विंग को समझाना चाहिए था। आप ये काम कीजिए, विंग की जो सज़ा है उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है कि एम्प्रेस स्माइल लाने की सज़ा 100 कोड़े हैं और दोनों की 200 कोड़े, तुम मर जाओगे वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, समझे, मैंने जो कहा है वो कहा है। लान कोरैन ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो विंग की पनिशमेंट भी तुम्हें मिल जाएगी, समझे। अब जाओ यहाँ से, वरना ठंड लग जाएगी। वांग जी खड़ा हो गया, उसने अपने अंकल को ग्रीट किया। लान कोरैन अंदर चला गया। उसने अपनी कोट को उतारते हुए कहा, विंग मना किया ना। उसने विंग की ऊपर डालते हुए कहा, चलो यहाँ से, वरना ठंड लग जाएगी। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और वहाँ से जाने लगा। विंग बस हाँ करके वांग जी को ही देख रहा था, उसके फेस को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, रोल होते हुए नीचे गिर रहे थे। उसकी होठों पर छोटी सी स्माइल थी। विंग ने कहा, लगता है विंग ने उसको गलत समझा, वो उससे नहीं बल्कि विंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और विंग को वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो विंग की छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा है, यहाँ तक कि विंग की हर एक ख्वाहिश को पूरी कर रहा है। लगता है वो वांग जी के लिए वांग जी उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है और विंग को उसे एक मौका देना चाहिए। रूम में आते ही वांग जी ने सबसे पहले टॉवल को बाहर निकाला और विंग को देखते हुए कहा, तुम्हारे बाल गीले हो गए हैं, अभी ज़ुकाम लग जाएगा ना तो बहुत तकलीफ़ होगी, समझी। तुम क्यों नहीं समझते? उसने उसकी बालों को ड्राई करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, मैं वो। वांग जी ने कहा, चुप रहो बस, समझी, और हाँ अपना ख्याल रखो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें ठंड लग जाती है तो कितने दिन तक ठंड नहीं जाती है। विंग ने कहा, तुम्हें ये पता है? वांग जी ने कहा, हाँ पता है, तुम चुप रहो। इधर सीन कट होते हैं, हम वैन चाह को देखते हैं जो कि गूसू के गांव में घूम रहा था। आखिरकार वो गूसू पहुंच चुका था। वो अकेला ही वांग जी के ऊपर हमला करने के लिए आया है। उसने अपने आप से कहा, बस कल सुबह के इंतज़ार है, उसके बाद लान वांग जी तुम ख़त्म, तुम मेरे हाथों मारे जाओगी। कितनी अफसोस की बात है, तुम्हारे घर में जाकर तुम्हें मारूंगा।
वो एक वाचनालय में जाता है जहाँ पर वो एक रूम लेता है और वहाँ पर बस रात गुजारने के लिए रुक जाता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि अपने कपड़े को समेट रहा था और वांग जी जस्ट बाथरूम से फ्रेश होकर आया था। उसने विंग के हाथ से कपड़ों को छीनते हुए कहा, तुम फिर से काम कर रहे हो, वो भी झुक झुक कर। देखो तुम्हारे 1 महीने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें अभी से झुक कर काम नहीं करना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आता कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विंग वांग जी की डांट को सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सच में वांग जी इसका इन दिनों में कितना ख्याल रख रहा है। एक गुड हस्बैंड की तरह वो अपने सारे फ़र्ज़ निभा रहा है। विंग ने कहा, जस्ट कपड़े ही तो हैं। वांग जी ने कहा, चुप रहो समझी, और अपना ख्याल क्यों नहीं रखते तुम। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा काम किया ना, वो भी झुक झुक कर और भारी भरकम काम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझे। तभी अचानक से आसमान से ज़ोर से बिजली कड़कती है। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी। इतनी आवाज़ और इतनी लाइट पैदा होती है कि सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहुत ज़ोर से तूफ़ान भी चल रही थी। उस आवाज़ के साथ विंग घबरा गया। उसने एक चीख दिया और तुरंत वांग जी को हग कर लिया। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी के हाथ में एक टोकरी था और दूसरे हाथ में कपड़े थे। विंग ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तभी विंग को एहसास होता है कि उसने वांग जी को हग कर लिया है। वो तुरंत वांग जी से अलग होता है, लेकिन फिर से बिजली गिरती है और वो फिर से वांग जी को टाइटली हग कर लेता है।